रुपीस का वो पे कर रहा है पेड लीव्स का, तो उसका खर्चा अलग से हुआ है, तो ये फिर अलग से एक ट्रांजैक्शन बताई थी तो उसका हमने अलग से डेबिट कर लिया। अब क्रेडिट किस किस से होगा? जो तीन चीजें हमने पढ़ी थी वो तो आनी ही आनी। प्रोविडेंट फंड लिख दिया, उसके बाद पेएबल टू विद होल्डिंग टैक्स पेएबल वो भी बताया है, वो भी जाएगा। उसके अलावा एडवांस वो भी जाएगा। अब इसके अलावा बोनस पेएबल भी कुछ है, वो भी टोटल के कॉलम में जो पड़ा होगा वो चला जाएगा। फिर पेएबल पेड लीव्स भी कुछ हैं, वो भी चले जाएंगे। फिर कोई बस ओवर टाइम इसमें क्यों आएगा? ओवर टाइम के ऊपर कर चुके ना वेजेस कंट्रोल में, ओवर टाइम तो कर चुके हैं ना। ओवर टाइम एक तरह की आपकी सैलरी का ही पोर्शन है, वो पेएबल तो नहीं है ना, वो पे देना तो नहीं था, वो तो साथ जाना ही था। बाकी कोई पिछले पड़े थे जिन जिन से उनके खर्चे बड़े होंगे वो तो अलग से उसका करेंगे। अगर आप एंट्रीज में जाएंगे तो एंट्री जब पेरोल करेंगे तो पेरोल में तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे और वर्क इन प्रोसेस जस्ट ये जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसमें जाते हैं पेएबल जो एडवांस में किए होंगे या आपको अभी पे करने हैं उनमें जाएंगे। अगर बात करूँ ना ओवर टाइम, तो ओवर टाइम आपकी बेसिक सैलरी का पार्ट बनता है या नहीं? सैलरी में ओवर टाइम के आवर्स का मिल चुका होता है या नहीं? मिल चुका होता है। क्या उसने कुछ ओवर टाइम का अलग से रेट बताया था? जब नहीं बताया था तो ओवर टाइम वाले आवर्स भी तो बेसिक के हिसाब से गए, तो क्या ओवर टाइम को कोई अलग से नहीं? तो बेसिक सैलरी के अंदर वो कवर हो गया, जितने घंटे लगाए हर घंटे के हिसाब से पैसे मिल गए, तो इसका मतलब है कि वो बेसिक वेजेस के अंदर आ चुका है। क्योंकि ओवर टाइम का कोई अलग से रेट नहीं बताया, तो जब नहीं बताया तो इसका मतलब है कि ओवर टाइम का कोई अलग से उसने पे भी नहीं किया, वो जो बेसिक पे कर रहा था उसी के हिसाब से उन घंटों का भी पे किया है। अच्छा, अब अगर पेएबल टू प्रोविडेंट फंड में जाएंगे तो फंड कितना होगा? दोनों के मिला के करेंगे जी। वेजेस कंट्रोल में वो एक ऐड किया था ना, आज की नहीं। क्या ऐड किया? कल हमने एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हाँ। वेजेस कंट्रोल में डेबिट किया था, हाँ। और नीचे डबल ऐड किया था। तो आज हमने तो आज करके देखें, फिर भी एंड पे वही हो। आज ऊपर प्रोविडेंट फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करके आए तो वर्किंग के अंदर आपने किया या नहीं किया? उसे किया है कि जो सैलरी है वो आपकी तो उसमें शामिल है। आपकी बेसिक वेजेस के अंदर अगर आपने वो मल्टीप्लाई किया 0.8 समथिंग 0.0833 था, उससे आपने किया, आपके पास वो बन गया था कि ये आपके पास आ चुका है एम्प्लॉय की तरफ से, सॉरी हाँ एम्प्लॉय की तरफ से आया है। जब एम्प्लॉय की तरफ से वो आपको मिला है तो एम्प्लॉयर ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया होगा। करने के बाद आपको जब सारे बोनस सब कुछ मिल चुका होगा, अगर बोनस में देखेंगे तो वो अलग चीज़ है। प्रोविडेंट में जस्ट अभी तक किसका आया है? आपका। और वो जो ऐड हुआ है वो किसका ऐड हुआ है? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ है, एम्प्लॉय का नहीं है। चेक कर लें जाके, वो एम्प्लॉयर का है। आपने तो पे करना ही करना है, एम्प्लॉयर का ऐड हुआ है, एम्प्लॉय का ऐड नहीं, क्योंकि वो तो आपने देना ही देना है। तो वो ऑलरेडी आपके बेसिक में सिर्फ किसका गया है? एम्प्लॉयर का गया है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिला है, तो वो ऐड हुआ है। जाके एक दफ़ा सेंटेंस पढ़े क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस पढ़े, किसका लिखा है? पॉइंट नंबर 3 रीड करें गौर से। The company maintains a contributory provident fund in which 8.33% of the monthly salary is contributed by the employer। ये प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जा रहा है। तो जो आपने उस सैलरी का 0.0833 लगाया था वो एम्प्लॉयर की ही कंट्रीब्यूशन तो आपने ऐड की, और जब वो ऐड होके आई तो आपके बेसिक वेजेस के अंदर ऑलरेडी शामिल है, इसलिए अलग से ऐड नहीं की। सेंटेंस पे गौर करना।
जो मैंने कल वाला लिखवाया तो वो एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉयर का अलग से लेके आए। ओके, अब जब प्रोविडेंट फंड में जाएगा तो क्रेडिट किससे होगा? दोनों से, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। उसके बाद नेक्स्ट बोनस पेएबल भी आपको पता है, पेएबल फॉर पेड लीव्स का भी पता है, 145.83 यहाँ पर निकला है। उसके बाद एम्प्लॉइज इनकम टैक्स जो पे करना है कितना निकला, वो भी एडवांस अगेंस्ट सैलरी 28, वो भी जाएगा। उसके बाद पेएबल टू एम्प्लॉइज जो बैलेंसिंग फिगर है वो पेएबल टू एम्प्लॉइज आती है। अब आएगा आपके पास चार्जिंग। चार्जिंग में बेसिक आपके पास वेजेस कंट्रोल कितने हैं? 1945 बेसिक वेजेस तो यही है ना कंट्रोल। इनको क्रेडिट करेंगे। डेबिट कौन कौन होगा? दो डेबिट होंगे वर्क इन प्रोसेस में, जो कि इन दोनों का टोटल होगा, और फैक्ट्री एफओएच में कंट्रोल नामी अकाउंट में इन दोनों के टोटल डेबिट होंगे। और दोनों को ऐड करके देख लेना, जितने से हमने वेजेस कंट्रोल को क्रेडिट किया है उतने से ये दोनों डेबिट होंगे, क्योंकि इन चारों को जमा करने के बाद ही तो उसका टोटल निकला है। तो वो वेजेस कंट्रोल नामी अकाउंट क्रेडिट, बदले में वर्क इन प्रोसेस में ये दोनों का टोटल डेबिट, और इसमें इन दोनों का फैक्ट्री या कंट्रोल में दोनों का डेबिट होगा। ये वर्किंग में आप देखेंगे तो जो पहले दो वर्किंग का टोटल आया हुआ है, दोनों को जमा करेंगे तो ये डायरेक्ट है, ये वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। और अगर अगले दोनों देखेंगे तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं, ये जाएंगे एफओएच कंट्रोल नामी अकाउंट में दोनों को टोटल करके, और इन दोनों को आप जमा करेंगे तो आप देखें वही 1945 पॉइंट समथिंग बनेगा, जितने से वेजेस कंट्रोल को हमने डेबिट किया था उतने से वो क्रेडिट होगा। फिर है जी, हमने इनको क्या कर देना है? पेएबल कर देने हैं। पेएबल में पेएबल टू एम्प्लॉइज कितना बैलेंसिंग फिगर निकला ऊपर 1442, ये बैलेंसिंग फिगर निकला हुआ था, ये उनको मिल जाएगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी पे कर देंगे, टैक्स भी पे कर देंगे, और हम ये किस में पे कर रहे होंगे? कैश में। तो बस कैश इतने से क्रेडिट। बोनस पे नहीं करेंगे? बोनस पे करेंगे, ऊपर बोनस से बड़ा है, लेकिन अगर आप देखें तो जो हमने पे किया कैश में वो क्या क्या चीज़ें होंगी? मेनली वही तीन ही, सैलरी, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, उसके बाद जो उनकी हमने इनकम टैक्स पेएबल था विद होल्डिंग, ये हमने किस में कर दिया? कैश में। बाकी अगर आप देखेंगे तो वो खर्चे बड़े थे, वो किसी न किसी तरीके से उनको मिले हैं। किस तरीके से? वर्क इन प्रोसेस वालों को हमने जब चार्ज किया तो वो वर्क इन प्रोसेस वालों को वर्क इन प्रोसेस वाले मिल गए, और जो उसके थे एफओएच कंट्रोल नामी अकाउंट, उनको उनके वाले मिल गए। तो जितने से उनको मिलने थे वो तो मिल गए। बाकी जो आप एंट्रीज में जाएंगे तो तीन ही आपको नजर आएंगे। जब हम पे कर रहे होंगे उनके पेरोल्स, तो उसमें कितने नजर आ रहे? 3। अगला क्वेश्चन है बाकियों के कहाँ गए? बोनस कहाँ गया? छुट्टियों के पैसे कहाँ गए? ये कहाँ गए? तो भाई जब आपने वेजेस कंट्रोल नामी अकाउंट को क्रेडिट किया, आपने पैसे दिए होंगे वर्क इन प्रोसेस को और एफएच कंट्रोल नामी अकाउंट में जो लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगी, इनका जितना जितना बोनस पेड लीव होंगे वो उन्हीं के साथ अंदर उनको पे कर दिया गया होगा। पाँच मिनट का ब्रेक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक क्लास में लेना, क्लास से बाहर नहीं।
रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल करें उसमें हम जो मंथली हमने निकाली वो हम एक्टिव क्रेडिट और बोनस के एक्टिव क्रेडिट पेड मंथली लीव है हम चारों की एक्टिव क्रेडिट कर देंगे जब हम रिकॉर्ड करेंगे और इसी तरह बोनस भी हम कर देंगे। तो हम इस वजह से करेंगे क्योंकि इस महीने में उनको इतना बोनस मिलना है और इतनी पेड मंथली लीव है और जो पेबल रहेगा उसमें बाकी जितने बोनस है उसकी अमाउंट है बाकी मेन 3 ही हैं जो पेएबल में जाएंगे। एक प्रोविडेंट फंड जाएगा, एक उनको मिलेगा विद होल्डिंग टैक्स जो पे करना है और एक एम्प्लॉयज की सैलरी। हाँ एडवांस की तो 3 हो सकते हैं हमारे पास हमें ये और बैलेंसिंग जो हमारे पास फिगर करके पेबल इसमें बाकी जो पूरे साल का बोनस भेजेगा वो आएगा। हाँ वो सारे इसी में इसी के अंदर ही गए हैं। एफिशिएंसी 15% से बढ़ जाएगी, मतलब जो प्रोडक्शन पहले करें उससे 15%। हाँ अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। नहीं अब देखें कि ये एक उसने 85 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, अब कश्मीर का 15% पहले इसके अंदर कोई गैप था। अब अगर 15% बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि बढ़ के 100% पे पहुँच जाएगी। अगर ये 100% पे पहुँच गई तो फिर पहले कितने पे कर रहे थे, अब ये जाएगी किस पे, एक्चुअल 100 पे पहुँच जाएगी। तो ये कर किस पे रहे थे 85, इसलिए 85 से मल्टीप्लाई और 100 उसी की तो निकाली वेरिएबल। अब ऑप्शन 1 की बात करते हैं। अब ऑप्शन 1 है तो उसके अंदर जब 15% की बढ़ेगी तो कॉस्ट कितने से रिड्यूस होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी ना 85 कर जाएगी। ये वही चीज़ इसमें जो 70% यूनिवर्स जो यूनिवर्स पहले बन रही थी 90% ऑफ दिस पहले 10% होगा, अब उसके 90% पे वो कंप्लीट होना चाहिए।
ओके, लेक्चर नंबर कौन सा था? 28 20। नया चैप्टर है जी टारगेट कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर 28, नेक्स्ट चैप्टर है टारगेट कॉस्टिंग।